नमस्ते आप सभी को। थंबनेल में आपको जानकारी मिली गई होगी कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती कल रात को हर एक विषय में क्रम से आई और कुल पद रहे 1237 पद रहे। उन पदों में आपका पद है या नहीं, या फिर किस विषय में कितने पद हैं, ये सारी जानकारी लेकर आपके समक्ष आया हूं। तो बिना विलंब मैं आपको ले चलता हूं एक एक करके हर एक विषय की पदों की जानकारी पर। तो कक्षा में बने रहिएगा, आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा और इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम परत दर परत संपूर्ण विषयों की जो पद हैं उनकी जानकारी ले लेंगे। फिर उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है, क्या विषय के जो सिलेबस हैं वह वही रहेंगे या फिर कोई बदलाव होगा। इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं, कृपया बने रहिएगा कक्षा में। देखते हैं, यह आया आपके समक्ष अंग्रेजी विषय जो है, इसमें हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी विषय में आप देख पा रहे होंगे, उससे पहले ऐसा करते हैं हिंदी की हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी विषय में आपके समक्ष जो जानकारी है उसमें हम यहाँ पर, ठीक है, ये हिंदी विषय आप देख पा रहे हैं। इस हिंदी विषय में आप देख पा रहे हैं कि 57 पद हैं। 57 पदों में 6 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 16 पद ओबीसी के हैं और 11 पद एसटी, 9 पद एससी और 15 पद यूआर के होंगे। अब इसमें मध्य प्रदेश में एक ये चल रहा है, भाई 87% पे ये रिजल्ट दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कोर्ट में जो है, और 87% में, जैसे 27% आरक्षण को लेकर ये बात है। 27% आरक्षण में से इनका कहना है कि हम ओबीसी को 14% आरक्षण देंगे और इस पर केस चल रहा है। तो 27 में से 14 गए, 13% को ये अभी रिजर्व करके रखना है। यदि 13% जो केस जो चल रहा है वह यदि ओबीसी के पक्ष में आता है तो ये जो 13% आप देख पा रहे हैं, 8 पद अगर ओबीसी के पद में आता है तो ये 8 पद ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। और ये काल्पनिक आप जो देख पा रहे हैं स्टार के साथ, यदि ये ओबीसी के विपक्ष में चला जाता है निर्णय, तो ये 8 पद जो हैं ये जनरल उम्मीदवार जो भी होंगे किसी भी कैटेगरी के, जनरल सामान्य उम्मीदवार जो टॉप के होंगे उनको ये पद मिल जाएंगे, है ना। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि हिंदी विषय में कुल पदों की संख्या जो है वह 57 है और अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लें। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी के अगली स्लाइड पर, जो है अंग्रेजी विषय को लेकर। अंग्रेजी विषय में आप देख पा रहे होंगे कि 56 पद यहां पर हैं। 56 2022 में 200 पद इसमें आए थे, अभी 56 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अच्छे पद हैं ये, जिनका चयन होना था उनका हो चुका है। अब जो बचे हुए हैं उनका चयन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 6 पद रहेंगे, 15 ओबीसी हैं, 11 एसटी, 9 एससी और 15 यूआर यानी अनरिजर्व। इसमें जो प्राविधिक भाग है उसमें 7 पदों को रखा गया है। अगला आता है भूगोल विषय। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी आप देख लीजिए। अगर आपका ज्योग्राफी विषय है तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे पदों की संख्या कितनी होगी, 74 पद होंगे। 7 ईडब्ल्यूएस होंगे, 20 ओबीसी, 15 एसटी, 12 एससी और 20 यूआर के पद होंगे यहाँ पर। इसमें जो प्राविधिक भाग होगा उसमें 10 पद होंगे। अभी संपूर्ण जानकारी हम संपूर्ण विषयों की ले लें, तो उसके पश्चात क्या होगा, हम सिलेबस पे चर्चा कर लेंगे, या फिर जो परीक्षा पैटर्न है, परीक्षा कब होगी, क्या 3 चरणों में होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले हम विषयों की चर्चा कर लें। तो इतिहास में आप देख पा रहे हैं कि इतिहास में जो पद हैं वे 56 पद हैं। इतिहास में 56 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, यूआर के 15, एससी के 9, एसटी के 11, ओबीसी के 15 और ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं। यहाँ पर प्राविधिक भाग में यहाँ पर 7 रखा गया है। अब आप देखिए साइकोलॉजी, यदि किसी का साइकोलॉजी है तो देख लीजिए वैकेंसी आ गई है। साइकोलॉजी पद में आप देखेंगे 10 पद आए हैं साइकोलॉजी विषय में।
एक ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी क्या है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात, 3 ओबीसी के पद आपको देखने को मिल रहे हैं और 2 पद यहाँ पर एसटी के हैं, 2 एससी के हैं और 2 यूआर के हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा इसको। अब हम देखेंगे संस्कृत विषय में कितने पद हैं, तो 34 पद संस्कृत विषय में आए हैं, सिर्फ 34। और ईडब्ल्यूएस की इस बार एक पद रखा गया है, सॉरी ईडब्ल्यूएस का इस बार 3 पद हैं। ये ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो 10 पद रखे गए हैं ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि भाई आरक्षण जो अतिथि विद्वानों का आरक्षण था, अतिथि विद्वानों का आरक्षण जो था, जो आदेश आया था, उसके अनुसार 25% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। और इस क्षैतिज आरक्षण में प्रत्येक कैटेगरी में जो भी उम्मीदवार होगा अतिथि विद्वान, जिसने 1 वर्ष या फिर 1 सत्र तक अध्यापन कार्य किया है महाविद्यालय में या फिर अतिथि विद्वान के रूप में, या 4 अंक जिसको मिले हुए हैं अतिथि विद्वान के रूप में, 1 साल में 4 अंक मिलते हैं, तो वह एलिजिबल होगा इस आरक्षण के लिए। वह एलिजिबल होगा, इस आरक्षण के लिए एलिजिबल होगा। अब क्या है, तो भाई यहां पर क्या हुआ है, ओबीसी के जो 10 पद यहां पर थे उनमें से 5 तो प्रावधिक में चले गए और 5 बचे यहां पर। और आरक्षण में आप देखोगे तो जो 25% आरक्षण है उसमें ये देखिए यूआर का ये 2 पद यूआर के, एससी का 1, एसटी के 2 पद यहां पर रिजर्व, 3 पद ओबीसी के और 1 पद ईडब्ल्यूएस का क्षैतिज आरक्षण के द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए रिजर्व हो गए। अच्छा, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजर्वेशन उनको मिल ही गया है, ये चयन के स्तर पर ये रिजर्वेशन जो है उनको मिलेगा। अब चयन के स्तर पर मिलेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यानी कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है चयन के स्तर पर ये मिलेगा, उसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो हैं, जैसे मान लो 34 पद हैं, समझिएगा आप अपने विषय के लिए भी समझ सकते हैं, 34 पद हैं, ये 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 4 तिया 12, 3 तिया 102। आप ये मान लो कुछ समान अंक के हो तो आप लगभग 110 कैंडिडेट जो है बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 34 में से 110 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उसमें अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। रिजल्ट जो आएगा वो 87% पे आएगा और 13% को जो है वो होल्ड कर लिया जाएगा। 13% को होल्ड कर लिया जाएगा, 87 पे रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात आप यहां पर ध्यान देंगे कि जो अतिथि विद्वानों का आरक्षण है वो चयन के स्तर पर दिया जाएगा। मान लीजिए जो टॉप के 110 होंगे जिनका चयन इंटरव्यू के लिए होगा, उनमें यदि एक भी अतिथि विद्वान नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जो गेस्ट फैकल्टी थे उनको 20% उनको 20 अंक दिए गए थे अतिरिक्त, 20 अंक उनको अतिरिक्त दिए गए थे। लेकिन फिर भी 51 संस्कृत कैंडिडेट में से जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, 51 या उससे ज्यादा ने, लगभग 60-61 थे लगभग, ये 3 गुना की यदि बात करें तो 51 से ऊपर ही निकल गया था पूरा आंकड़ा। उसमें एक भी गेस्ट नहीं था, एक भी गेस्ट नहीं था। तो और अन्य विषयों में भी लगभग इसी प्रकार का आंकड़ा रहा है। बहुत कम गेस्ट जो है वो तैयारी कर पाते हैं क्योंकि कॉलेज में ही उनका समय बर्बाद हो जाता है पूरा। तो 20 अंक के बावजूद एक भी गेस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया, जो अतिथि विद्वान है वह। अब यहां पर भी यदि 110 में से चयन के स्तर पर यह आरक्षण मिलेगा और 110 में से यदि एक भी गेस्ट नहीं हुआ, तो जो पोस्ट यहां पर गेस्ट की देख पा रहे हैं आप, ये जो आप अतिथि विद्वानों की पोस्ट यहां पर देख पा रहे हैं, ये पूरी पोस्ट जो है ये समान कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिल जाएगी, जो नॉन गेस्ट का होगा, जो टॉप पर होगा, जो ऊपर होगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। महिलाओं के लिए आरक्षण तो निश्चित तौर पर रहता ही है और इस बार भी आरक्षण देखने को आपको मिल रहा है। कैटेगरीज में आरक्षण है, यूआर की 3 सीटें महिला की रिजर्व है, एससी में 2, एसटी में पिछली बार 1 आया था, मेरे मित्र टेप सिंह का यहां पर सिलेक्शन हुआ था, अभी वह बैतूल में पोस्टेड है। 2022 में 2022 की परीक्षा मेरे द्वारा भी दी गई थी और उस परीक्षा में मेरा नाम वेटिंग में आया था। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं,
तो बैटिंग में कपिल योगी मेरा नाम है, आप देख सकते हैं लिस्ट में जाकर, बैटिंग में मेरा नाम आया था। और कारण यह था कि मेरे मेंस में तो अच्छे अंक थे, लगभग 680 690 के आसपास मेरे अंक थे, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कम अंक मुझे दिए गए थे। लेकिन इंटरव्यू मेरा ज़्यादा खराब था नहीं। अब क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सारी गपड़ताम जो है उस पर ना पड़े। अब जो नई वैकेंसी आई है उस पर हम चर्चा करें, चूंकि माइनस मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस बार, कि माइनस मार्किंग भी होगी। अब हमने जो चर्चा की उसमें रिजल्ट ये निकलता है कि अतिथि विद्वान वाला जो आरक्षण है इसको देख के डरना नहीं है, जो सामान्य बच्चे हैं उनको। क्यों? क्योंकि अतिथि विद्वान यदि मेहनत करेंगे तो ही वह इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, बिना मेहनत के इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते वो। अब यहां पर हम बात कर रहे थे, तो हम एक बात और आपको बता दूं कि पिछली बार से दुगने पद संस्कृत में आए हैं। 17 पद पहले आए थे, इस बार 17 दूनी 34 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और मैंने इससे पूर्व की कक्षा में ये बताया था मेहरा क्लासेस वाले चैनल पर कि चूंकि मैं वहां पर अध्यापन कार्य कर रहा हूं, वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप चाहें जुड़ना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हमसे पर्सनल भी जुड़ सकते हैं। मैं आपका जो है बता दूंगा, अभी जानकारी आपको दूंगा। और 34 पद कम नहीं होते हैं। आप ये मान के चलिए, पुरुष वर्ग जो है ओबीसी या फिर जनरल का, आपकी फाइट जो है वह 6 से 7 पदों के लिए है। और पिछली बार तो एक एक पद पल्ले पड़ा था भाई, जिनका चयन होना था उनका हुआ है। और जो प्रतीक्षा सूची में थे, मेरा मानना है कि अब उनका नंबर लगेगा, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से है। और यदि आप भी चाहते हैं कि संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत आप एमपी में आकर बने, तो इसके लिए मैं कोर्स एक चला रहा हूं, और यदि आप चाहें तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोर्स आपके समक्ष ये रहा। इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको बता देता हूं। कक्षा जो होंगी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है 2026 वाली होने वाली है। इसमें हमें पता था कि संस्कृत का पद जरूर आएंगे, क्योंकि पिछली बार संस्कृत के पद देखने को नहीं मिले थे, तो इस बार इन्हें संस्कृत के पद देने ही थे। और यदि ये नहीं देते तो कहाँ जाते भाई, पद तो देने ही थे। तो 34 पद जो संस्कृत के आए हैं, आप मेरे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। 4 से 5 बार मेरा नेट हो चुका है, जेआरएफ है, नेट जेआरएफ में मेरा है, और पहले ही प्रयास में एमपी सेट मेरा क्वालिफाई हुआ है, और पहले ही प्रयास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी एपी इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूं। पहले ही प्रयास में। पदों की संख्या बहुत कम थी, ओबीसी के उस बार 2 पद थे, एक महिला आरक्षित हो गया था, इसमें तो एक ही पद पुरुष के लिए बचा था, और मैं इस एक पद के चलते मैं वेटिंग में आया, में आया, एक पद के चलते वेटिंग में। आप मेरे अनुभव का फायदा उठा सकते हैं इस प्रक्रिया में। हाँ, बदलाव एक हुआ है कि माइनस मार्किंग हमको देखने को मिल रही है, तो माइनस मार्किंग से घबराना नहीं है। हम हमारे सिलेबस को, चूंकि अभी हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उन क्लासेस में मैं आपको बताऊं तो हमारा सिलेबस पहली यूनिट हम कवर कर चुके हैं, दूसरी यूनिट हमारी आज या कल में हम कवर कर देंगे। हम एक एक दिन में 3 से 4 क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि अप्रैल तक हम आपको जो है इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। सिलेबस जो है आपका वह कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई जून का जो समय रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई को हमारा एग्जाम है, 12 जुलाई को हमारा एग्जाम है, तो अप्रैल से मई जून और जुलाई, मई और जून, ये 60 दिन जो होंगे ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम करेंगे। यदि आप चाहें तो इस कोर्स में, जिसका नाम मैंने योगी रखा हुआ है, इस संपूर्ण बैच में आप निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं यदि आप चाहते हैं सफल होना तो। क्योंकि देखिए, इसलिए कोर्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन डेडिकेटेड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स मिलना, हो सकता है आपको मिल जाए फिर भी, लेकिन चूंकि मैं अभ्यर्थी हूं, मैं अध्यापन कार्य भी कर रहा हूं, और मुझे विभिन्न एमपी की परीक्षाओं का अनुभव है। पहले प्रयास में परीक्षा निकालना, मैं आपसे ये सब बातें बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं
आपको टीच करने के योग्य हूं मैं, या फिर कोई गलती होती भी है तो हम साथ में मिलकर उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि आप भी कोई कम विद्वान नहीं है जो देख रहे हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने इस कोर्स का प्राइस रखा है 2999। नेट जेआरएफ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। निश्चित तौर पर 3 चरणों में भर्ती होनी थी, तीसरा चरण ये है, और 1237 पद जो है इस बार आए हैं, उसमें से 34 पद संस्कृत के हैं, जो पिछले बार के मुकाबले दुगने पद हैं, 2x हैं। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। अब हमसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो भी आपको कंसेशन करवाना है इस फीस में, आप कॉल करिएगा 9111359640। इस नंबर पर आप कॉल करिएगा 9111359640। ये मेरा ही नंबर है, आप मुझसे पर्सनल। हाँ, दूसरी कोचिंग में क्या रहेगा कि आपको जो पढ़ा रहा है आप उससे बात नहीं कर पाते, या फिर आप उससे किसी प्रकार का डाउट आपको होता है तो मैसेज ही कर पाते हैं। यहाँ आप सीधा मुझे कॉल कर पाएंगे, हम गूगल मीट पर जुड़कर डाउट सेशन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो 9111359640, ये आप एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 9111359640। आप इस बात को ध्यान रख लें, 9111359640। ठीक है, इस कोर्स को आप लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और बाकी जानकारी, कोर्स आपको कैसे मिलेगा, क्या आपको करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। ठीक, यदि आप इच्छुक हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, संस्कृत पे हमने बात की काफी ज्यादा, है ना। अब अगले विषय में देख लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी है, किस प्रकार से हमारी रणनीति रहने वाली है। अब अगली जो वैकेंसी आपके समक्ष आ रही है, ये लॉ विषय को लेकर है, लॉ सब्जेक्ट को लेकर ये वैकेंसी है। और लॉ में कितने पद आए हैं, लॉ में पद आए हैं सर 17 पद लॉ में देखने को मिल रहा है। बाकी आप चेक कर पाएंगे, यहां पर आप देख पाएंगे। अगला आप देख पा रहे हैं भाई जूलॉजी, तो जूलॉजी में कितने पद हैं, जूलॉजी में 10 पद हैं। जूलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, जूलॉजी में 10 पद हैं, 10 पद हैं। और अब आ जाइए यौगिक विज्ञान, यौगिक विज्ञान ये अभी आया है इस बार। यौगिक विज्ञान में आपको 3 पद देखने को मिल रहे हैं। वाणिज्य कॉमर्स में आप लोग खुश हो जाइए, कॉमर्स वाले 88 पद आपको देखने को मिल रहे हैं कॉमर्स में, एमपी में 88 पद। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में 73 पद पॉलिटिकल साइंस में आपको देखने को मिल रहे हैं। अर्थशास्त्र में आपको 72 पद देखने को मिल रहे हैं। भौतिक शास्त्र में आपको, फिजिक्स में जो है 120 पद आ रहे हैं। समाज शास्त्र देख लीजिए, पिछली बार समाज शास्त्र आपको नहीं मिला था शायद, इस बार समाज शास्त्र में पद आ चुके हैं। समाज शास्त्र में जो पद होंगे उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। सोशियोलॉजी वाले ध्यान दें, 71 पद आए हैं। केमिस्ट्री में 116 पद आए हैं बच्चों। वनस्पति शास्त्र में आप देख लीजिए, वनस्पति शास्त्र में 125 पद आए हैं। जूलॉजी में देख लीजिए, जूलॉजी में 119 पद आए हैं। कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में 29 पद देखने को मिल रहे हैं आपको, 29 पद। मैथमेटिक्स में देख लीजिए 107 पद आए हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे ध्यान दें, 107 पद आपको मैथमेटिक्स में जो है देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी, ये संपूर्ण जानकारी पदों को लेकर थी। अब हम किसी एक नोटिफिकेशन को उठाकर विषय की जो सिलेबस की जानकारी तो अभी नहीं आई है, मैं आपको ये बता दूं परीक्षा का पैटर्न इन्होंने क्या क्या बदलाव किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बदलाव जो है हमें पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं बदलाव पर। बदलाव के लिए आप देख पा रहे हैं ये संस्कृत का मैंने नोटिफिकेशन लिया है। ये मूल चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा इसमें, और कुछ भी नहीं बताऊंगा। समय आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं जानता हूं। तो अब हम चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो परीक्षा की जो आवेदन की तिथि होगी, आवेदन की जो तिथि होगी बच्चों, यह आवेदन आपको कब से 27/3/2026 से आप आवेदन कर पाएंगे। 27/3/2026 से, ये आप देख पा रहे होंगे 27/3/2026
26 से आप आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, 27/3/2026 से 2/4/2026 तक, यानी अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। आवेदन एक सेकंड, देखिए गलत हो गया। ये तो लेट फीस के साथ आवेदन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। ऑनलाइन आवेदन का दिनांक जो है वो 27/2 से है, यानी कि 27 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 27 फरवरी से 26 मार्च तक आवेदन चलेंगे। लेट फीस वाला तो पढ़ना ही मत, क्योंकि क्यों पढ़ना जब हम लेट होंगे ही नहीं। तो 27 तारीख से आवेदन होंगे फरवरी में, तो अभी काफी अच्छा मौका है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपने सारे तैयार कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा, 45 दिन में बन के आ जाएगा। अभी काफी ज्यादा समय, 2 महीने पूरे हैं, 45 दिन में बन के आ जाता है जाति प्रमाण पत्र। गोल सील वगैरह जो भी है आपको बनवानी है। रोजगार पंजीयन पर ध्यान दीजिएगा, रोजगार पंजीयन आपका बना हुआ होना चाहिए। जीवित रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी इंटरव्यू के समय पर आप अभी बनवा लें। और आपका मूल निवासी, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, सब कुछ रेडी होना चाहिए। नोटिफिकेशन आए और आप फॉर्म फिलअप कर दें, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र में एसटी, एसटी और ओबीसी वाले बच्चे ध्यान दें, जाति प्रमाण पत्र में आपके नाम में कोई त्रुटि है या फिर कोई समस्या है तो आप नए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दें, नहीं तो फिर आपको समस्या होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, त्रुटि पाई जाने पर या फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नाम में होने पर या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने पर आपका इंटरव्यू के समय पर इंटरव्यू रद्द कर दिया जाएगा और नस्तीबंद कर दिया जाएगा। सब कुछ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सब कुछ इन्होंने इस बार लिख दिया है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अभी काफी अच्छा समय है, 2 महीने के आसपास का समय है। आप अभी आवेदन कर दें, समय पैसा लगे जो भी है। आप लोक सेवा केंद्र जाएं, मध्य प्रदेश के बच्चे, और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दें। ठीक है, मैंने भी आवेदन कर दिया। मेरे साथ एक चोट ये हुई थी उस समय, मैं आपको बता देता हूं जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्या मेरे साथ इंटरव्यू के टाइम पे 2022 में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बताता हूं। मेरे जाति प्रमाण पत्र में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं था। मेरे जाति प्रमाण पत्र में आप देखेंगे कि भाई कपिल केवल नाम लिखा था, कपिल, और मेरे पिताजी का नाम लिखा था केशव नाथ, जबकि लिखा होना था मेरी मार्कशीट में नाम जो था वो था कपिल योगी और केशव नाथ योगी। तो यहां पर मुझसे उन्होंने एफिडेविट ले लिया था कि दोनों ही नाम, कपिल और केशव नाथ जो आपके पिताजी का नाम, ये दोनों ही नाम आपके और आपके पिताजी के हैं। इस बात का हमें जो है इंटरव्यू आप अभी दे लीजिए, लेकिन आपको इस बात का हमें एफिडेविट अभी ला के देना होगा, नहीं फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको खुद, आप उसके जिम्मेदार होंगे। तो इसीलिए मैंने नए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है और मेरा नया जाति प्रमाण पत्र जो है 15-16 जनवरी को आ जाएगा। तो आप भी बच्चों, मैं ये कहूंगा, बच्चा तो मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, आप तो मेरे सहपाठी हैं, मेरे सहकर्मी होंगे भविष्य में। और तो मेरे जो भी प्रिय बंधु बांधव हैं वह निश्चित तौर पर ये सारी जानकारी जो है मैं आपको जो दे रहा हूँ इसको सीरियसली लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस से और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, उनतीस पेज का ये आवेदन है। सबसे पहले मैं काम की चीजें आपको बता दूं, जो भी बाकी तो जो है वो है ही। संस्कृत की मैंने वैकेंसी की बात कर ली। आपको योग्यता तो पता ही है, या तो आपके पास नेट हो, योग्यता में क्या चाहिए, या तो आपके पास नेट हो, नेट ना हो आपके पास तो आपके पास सेट हो। अगर एमपी सेट यदि आपका नहीं हुआ है और नेट भी नहीं हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो अभी परीक्षा की तिथि बढ़ी हुई है एमपी सेट की, और यदि आपने आवेदन किया है तो आप अभी जुड़ जाइए परीक्षा में, आप अभी जुड़ जाइए। आपका सेट क्लियर होना चाहिए और उसके कुछ दिन बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो एमपी सेट हो या फिर नेट हो और या फिर आपका पीएचडी हो, है ना, इनके ये होना चाहिए। और 55% जनरल के लिए, 50% ओबीसी के लिए, इससे अधिक परसेंटेज आपके एमए में होना चाहिए। और एमए में आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने वाले हैं, है ना, वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत साहित्य के हैं और आप संस्कृत सामान्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, और ना संस्कृत साहित्य वाला कर सकता है उसके लिए।
अब क्योंकि अलाइंड सब्जेक्ट आप देख लीजिए, संस्कृत का कोई भी अलाइंड सब्जेक्ट उन्होंने नहीं दिया है। मैं अपने विषय की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसी का नोटिफिकेशन जो है विस्तार से पढ़ा हुआ है ना। संस्कृत का कोई भी अलाइंड सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी अलाइंड सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो जाएगी, नाउ और नेवर, ठीक है। आवेदन 250 रुपए लगेंगे। देखिए जो वो जनरल वाले हैं उनके 250 रुपए लगेंगे, सॉरी जो ओबीसी वाले हैं बच्चों उनके 250 रुपए लगने वाले हैं आवेदन के लिए। ओबीसी एसटी और एससी कितने रुपए लगेंगे? 250। और 500 रुपए लगेंगे जो कैटेगरी जो है बच्चे यूआर वाले जो बच्चे हैं, 500 रुपए लगेंगे उनके आवेदन के लिए। देखिए इस प्रकार से अलाइंड सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं कोई भी सह विषय यहाँ पर नहीं है। और आयु की जो गणना होगी, जो अभी एमए में है बच्चे वो ध्यान दें, आयु की गणना जो है वो 1/1/2026 के हिसाब से होगी। आपकी आयु 21 वर्ष या फिर 40 इसके बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, उसके बारे में, छूट के बारे में जो है बच्चे एक बार पढ़ लें इनको। अब जो सेंटर हैं वो आपको मिलेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। आवेदन की प्रारंभ तिथि मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। आवेदन की प्रारंभ तिथि 27 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, 26 मार्च तक चलेंगे। त्रुटि सुधार के लिए 2 मार्च से आप काम कर पाएंगे, 28 मार्च तक त्रुटि सुधार कर पाएंगे। प्रवेश पत्र जो है वो 12 जुलाई को आपको मिल जाएगा और 12 जुलाई को परीक्षा है, 2 जुलाई को आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। यानी कि प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा 10 दिन पहले, 2 जुलाई को। जो 2 जुलाई को एडमिट कार्ड आपके जो है आ जाएंगे, 2 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और 12 जुलाई को आपको एग्जाम होगा, आपका जो है एग्जाम रहेगा। और आपका अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, जो भी होगा, है ना। अब आयु सीमा में छूट के विषय में यहाँ पे लिखा है वो आप पढ़ लें। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको लेके चलूंगा और वीडियो को खत्म करूंगा। नीचे आइए, जो देखिए परीक्षा योजना की योजना क्या रहेगी, परीक्षा की माइनस मार्किंग या जो भी है योजना क्या रहेगी और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, वह यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दे दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करने को बोल रहा हूँ कि पाठ्यक्रम आता है या फिर परीक्षा योजना में कोई बदलाव होता है तो वो जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी विषय के हों, जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और संस्कृत वाले बच्चे तो जरूर कर लें। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, पेड क्लासेस भी मिलेंगी और आपको मार्गदर्शन जो मिलेगा वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ देख लीजिए ऋणात्मक मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा बच्चों, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है। आप ये ना सोचें कि बिना तैयारी के आप प्रोफेसर बन जाएंगे, ना तो पहले बन सकते थे और अब तो और नहीं बन सकते, तुक्के नहीं लगा सकते। प्रॉपर कोर्स चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई चाहिए, प्रॉपर कोर्स चाहिए, प्रॉपर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उनका प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चाहिए भाई। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। माइनस मार्किंग आप कितना ही पढ़ लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी मित्रों। अब मेरे बंधुओं बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं यदि संस्कृत विषय आपका है, और जो भी जानकारी आपको चाहिए वह भी आपको यहीं पर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो यह कक्षा यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। और जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस विषय में और जानकारी आपको चाहिए या फिर और अन्य किस प्रकार की कक्षाएं आप YouTube पर चाहते हैं। क्या क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है हम चला दें क्या? अगर आप कहें तो, अगर आप साथ दें हमारा तो, है ना, तो बताइएगा जरूर। नमो नमः, नमः संस्कृताय। जय हिंद, वंदे मातरम।